अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग के दौरान शोल्डर डिस्कम्फर्ट या माइनर इंजरीज़ हो जाती हैं या जो है कोई भी एक्सरसाइज पेनफुल होती है और वो पेन जो है बड़े लंबे अरसे तक चलती है। शोल्डर के मामले में ज़्यादातर ये मामला जो है ये मसले आते हैं। मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस रहा है और तकरीबन जितने भी लड़के जो है वो जिम में आते हैं और फुली पुश करने की कोशिश करते हैं तो शोल्डर जॉइंट जो है वो लाजमी तौर पर तंग करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इस चीज़ से बचे रहें। तो मैंने क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो ली या मैं क्या एहतियात करता हूँ या मैं किन एक्सरसाइजेज़ को अवॉइड करता हूँ, ये पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो। तो मैं ऐसा कोई एब्सोल्यूट बात नहीं करूँगा कि यार ये आप ना करें या ये ऐसा कर लें। आप उसको अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि इसमें से अगर आपको कोई चीज़ हेल्पफुल मिलती है या नहीं। सबसे नंबर 1 चीज़ जो रिसेंटली मैंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को फेस किया, मतलब मुझे इतनी सवेयरली जो है वो शोल्डर पेन कभी नहीं रही थी। तो लास्ट ईयर मैंने इसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जब मेरी डाइट बहुत ज़्यादा जो है प्रोटीन जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा लो था। तो उसमें जो है वो मुझे एकदम से, जब मैं उसी ट्रेनिंग इंटेंसिटी पे देखें, जब बंदा यंग होता है, जब एक बच्चा आ रहा है जिम में 16-17 साल की एज है, तो उसका रिकवरी जो लेवल है वो डिफरेंट होगा। वो जल्दी रिकवर कर पाएगा। वो अभी ग्रोइंग एज में है, उसको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा कि यार मैं इस एंगल में गलत एंगल में पुश कर रहा हूँ या मैं अपनी औकात से ज़्यादा वेट उठा रहा हूँ। तो वो अभी उन चीज़ों को बर्दाश्त कर जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये हैबिट्स बिल्ड हो जाती हैं तो अभी वो उसके बाद मतलब कि फ्यूचर में आपके लिए जो है वो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज कर सकते हैं। तो मैंने जो है उसमें ये जो मेरे साथ ये फेज़ गुज़रा को, मैं प्रोटीन इंटेक मेरा बहुत लो था। उसमें सबसे जो मेन चीज़ मैंने ये नोटिस की कि मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत लो था और मैं सेम उसी इंटेंसिटी पे हिट कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 60-70 ग्राम या 50 ग्राम या 40 ग्राम भी मेरा इंटेक नहीं था। लेकिन मैं जिस तरह से मैं पहले ट्रेनिंग कर रहा था, फॉर एग्जांपल अगर मैं 30 केजी का डंबल लिफ्ट कर रहा हूँ या मैं बेंच प्रेस अगर 100 केजी कर रहा हूँ, तो मैं उसी को मैंने करने की कोशिश की। तो उसमें जो है मेरे जॉइंट्स के ऊपर वो अनकम्फर्ट या मुझे माइनर इंजरीज़ होना शुरू हो गई, क्योंकि रिकवरी के लिए प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं था। तो अब उसके बाद जो कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं शोल्डर के हवाले से, स्पेसिफिकली मैं पहले थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ कि शोल्डर के हवाले से कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जो मैं अब अवॉइड करता हूँ। हालांकि उसको अगर आप थोड़ा बहुत ऐड रखते भी हैं लाइट वेट के साथ, तो मैं लाइट वेट वाली एक्सरसाइजेज इसलिए ऐड नहीं रखता, या मैं अच्छे वेरिएशंस की तरफ, या जो मेरे लिए ज़्यादा इफेक्टिव वेरिएशंस हैं या जहाँ पे मैं ज़्यादा पुश कर सकता हूँ, मैं उस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मतलब मैं लाइट वेट एक्सरसाइजेज भी ऐड रखूँगा या लेस इफेक्टिव जो मुझे लगती हैं मेरे लिए एक्सरसाइजेज वो ऐड रखूँगा, तो मेरा वो जो वॉल्यूम होगा, वो फटीग जो होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्योंकि मेरा बॉडी फैट लो रहता है, तो मैं जल्दी एनर्जी डिप्लीटेड आप कह सकते हैं कि वो हो जाऊंगा ट्रेनिंग में। तो मैं शोल्डर्स की मूवमेंट्स की तरफ चलते हैं कि मैं सबसे पहले क्या चीज़ अवॉइड करता हूँ और किस लिए अवॉइड करता हूँ। और सबसे पहली एक्सरसाइज है जो शोल्डर प्रेसेस हैं बिहाइंड द नेक, तो वो उसकी तरफ चलते हैं। अब ये बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस जो है, इसमें आपकी एक रेंज की एक लिमिट जो है वो हिट हो रही होती है। मतलब इससे पीछे आपका जॉइंट जो है वो आपको अलाउ नहीं करता। तो अगर आप बहुत लाइट वेट के ऊपर ये ट्रेनिंग करते रहते हैं तो मेरे ख्याल से इट्स गुड फॉर मोबिलिटी। आपकी मोबिलिटी जो है वो टाइम के साथ साथ इंप्रूव होती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक वॉल्यूम वाली जो फटीग है उसको कम रखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं अवॉइड रखता हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर अपना मैक्सिमम बहुत ज़्यादा वेट के ऊपर पुश नहीं कर पाऊँगा। अगर मैंने उसी मतलब मैं पुश करता रहूँ और उसी ही फ्लो में मैंने वो बनाया होता अपना, तो मैं शायद अभी पुश करता भी रहता, या मैं 20 kg ईच साइड पे या 25 kg ईच साइड पे लगा रहा हूँ, तो मे भी मैं इस लेवल को रीच कर पाता। लेकिन मैंने एक पॉइंट पे आके ये फील किया कि ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो रहा है या इतना शोल्डर के ऊपर इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जॉइंट के ऊपर लोड जो है वो ज़्यादा है। जैसे ही आप इस तरह से ये करते हैं, तो एक किस्म का आप जो है अपने शोल्डर की जो रेंज है उसकी लिमिट के ऊपर, जॉइंट की लिमिट के ऊपर पुश कर रहे होते हैं। तो ये किसी हद तक, जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर लोड बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से उस हद तक अगर आप करते हैं तो आपकी मोबिलिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी करता है। लेकिन वही बात कि मैं लोड, वो जो वॉल्यूम है उसको कम रखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं बेटर और मोर इफेक्टिव जो वेरिएशन हैं उसकी तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। अब इसके बाद आ जाता है शोल्डर प्रेसेस। आप फ्रंट पे अगर आप करते हैं, यहाँ पे आप इस तरह से अगर, तो ये एक्सरसाइज जो है ये किसी हद तक उससे बेहतर है। बिहाइंड द नेक जो है मुझे
पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे उससे बेहतर लगती है। लेकिन उसमें अगर मैं इसके साथ टेक नहीं लगा पा रहा तो ये बैक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक जो है वो डिस्कम्फर्ट जो है। इसका अल्टरनेट जो वेरिएशन है वो है डंबल प्रेसेस। अब यहाँ पे अभी आप वो टेक वाला बेंच रख सकते हैं, उससे वो ज़रा एक सपोर्ट मिल जाएगी आपको। एक मैंने बता दिया कि ये जो बिहाइंड द नेक है ये जॉइंट के लिए थोड़ा मोस्टली लोगों के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसको अगर आप फ्रंट को करते हैं टेक लगा के, अगर आपको लगता है अच्छा, तो टेक लगा के अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा एक आपको वो बैक को सपोर्ट देगा और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो शोल्डर के ऊपर पुश कर पाएंगे। और इसके अल्टरनेटिव में आपका आ जाता है वो डंबल प्रेसेस। अब डंबल प्रेसेस में क्या होता है कि बार में आप एक स्ट्रिक्ट पोजीशन में हैं, आप एक जगह पे जाके आपको रुकना पड़ेगा, या आप उस तरह से आप जो है वो अपनी मूवमेंट या अपनी रेंज जो है जॉइंट की उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब डंबल में ये होता है कि आपको फ्री हैंड है, आप उसमें जो जितना नीचे जाना चाहें आप जा सकते हैं। उसको जहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, अब बार तो फिक्स है, वो आपको जहाँ पे अनकंफर्टेबल लग रहा है आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और आपको रेंज कंप्लीट मिल जाएगी। तो ये मेरा अल्टरनेट आ गया कि मैं बैक और फ्रंट नहीं लगाता, उसकी जगह पे मैं जो है वो डंबल्स लगाता हूँ। इवन वो मशीन है बैक फ्रंट की, या वो जो है वो ये स्मिथ मशीन है, या वो बनी हुई होती है जो मशीन वो है, तो उसकी जगह पे डंबल प्रेसेस आ गए। अब उससे अगली जो ऐसी एक्सरसाइज है जो ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो शोल्डर डिस्कम्फर्ट जो है वो कॉज करती है, वो है लैटरल रेजिस। लैटरल रेजिस किस तरीके से जो है वो अनकंफर्टेबल होती है और उसको किस तरह से थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है, अब उसकी तरफ चलते हैं। आगे हमारी ये लैटरल रेजिस। अब लैटरल रेजिस क्या होता है कि मोस्टली अगर बिगिनर्स को बताया जाए ना तो लैटरल रेजिस ये कर रहे थे, तो ये किसी हद तक वही बात के कुछ हमारे मसल्स हैं या कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं जो जब तक हम लाइट वेट पे करते रहते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट का काज बनती हैं। लेकिन अगर वही हम जो है वो हैवी वेट पे करना शुरू कर दें तो वो अनकंफर्टेबल या वो कोई माइनर इंजरी दे सकती हैं या कोई लॉन्ग टर्म डिस्कम्फर्ट जो है वो दे सकती हैं। तो उसको अगर आप ये कर रहे हैं, ये मैं अगर 3 kg का मेरे पास डंबल है, अगर मैं इससे कर रहा हूँ तो इट्स टोटली फाइन, और ये बड़ा अच्छा आपको जो है वो एक वार्म अप प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने अगर वेट ज़्यादा लेके मैं इसको इस तरह से करने की कोशिश करूँगा तो वो जॉइंट के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। मतलब वो बड़ा जो है एक पॉइंटी सा आपको जो है वो एक अनकंफर्टेबल सा फील होगा, पॉइंटी सी पेन देगा। मोस्टली ऐसा मैंने देखा है कि लड़कों को, अगर आपको ये टोटली फाइन लगता है तो इट्स ओके। तो मैं अगर इसको ज़्यादा बड़े डंबल्स के साथ आपने देखा होगा मेरी रिसेंट ट्रेनिंग्स में कुछ अर्सा मैंने जो है ये लैटरल रेजिस को बिल्कुल अवॉइड कर दिया था, तो अब मैंने दोबारा इसको ऐड किया है जैसे ही वो थोड़ी रिकवरी हुई है। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा आप जो है ये अपनी एल्बोज़ अंदर रख के थोड़ा सा ये डेल्टोइड्स के ऊपर इसको फोकस करके अगर आप लगाते हैं हैवी डंबल्स के साथ, तो हैवी डंबल्स के साथ लैटरल रेज करने का जो बेहतर तरीका है वो ये है। जब आप इस तरह से करेंगे, बाहर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रख के ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो ये जॉइंट के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी अपराइट रो की तरफ। अपराइट रो में भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसा कि अब ये अपराइट रो है, इसका एंगल कुछ लड़के ये बहुत क्लोज़ करके ऐसे लगाते हैं। तो एक तो ये वही कि ये एंगल इस तरह का कुछ बनता है कि आपके जो शोल्डर जॉइंट है उसके ऊपर अनकंफर्टेबल होता है। दूसरा ये रिस्ट आपके जो जॉइंट्स हैं उस पर जो है वो पेन कॉज कर सकता है और ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो इसको कोशिश करें कि ये इस तरह जो ग्रिप है वो थोड़ी वाइड ग्रिप रखें, जिससे कि आप जब ऊपर अपनी मूवमेंट को लेकर जाते हैं तो ये आपके जो एल्बोज़ हैं वो और जो आपके फोर आर्म्स हैं वो एक लाइन में आ जाए, एक सीधी लाइन में, ना कि आपके फोर आर्म बहुत अंदर जा रहे हैं, वो एक सीधी लाइन में अगर आ जाएंगे तो वो आपको डेल्टॉइड पे और रेयर डेल्ट पे एक अच्छा स्टिमुलस देंगे और अनकंफर्टेबल नहीं होंगे बिल्कुल भी। आप यहाँ पे करते हैं, अगर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप इस तरह से करेंगे, देखें मेरी कलाइयाँ किस तरह अंदर की तरफ मुड़ रही हैं और ये शोल्डर जॉइंट पे भी जो है वो इतना अच्छा फील नहीं होगा। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो देखें मेरी जो ये चीज़ें हैं वो मेरी कलाइयाँ ये ऐसे अंदर की तरफ नहीं मुड़ रही है, सीधी रह रही, मैं इसको सीधा रख पा रहा हूँ। तो इसका तरीका ये होता है। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं बेंच प्रेस। चेस्ट में बहुत ज़्यादा बिगिनर्स को या जो इंटरमीडिएट्स हैं बेंच प्रेस करते हैं या इंक्लाइन प्रेस करते हैं, तो उसमें जब ये मूवमेंट अपनी परफॉर्म करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं तो शोल्डर जॉइंट के ऊपर कुछ ऐसी मूवमेंट, ऐसा एंगल बन सकता है कि वो ख़ास तौर पे इंक्लाइन प्रेस में
कि वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, और वो एक लॉन्ग टर्म में अगर आप उसको रिपीट करते जाते हैं तो वो इवेंचुअली जो है वो पेनफुल होना शुरू हो जाता है। तो उसको आप थोड़ा सा आपने देखा होगा, मुझे मेरे ख्याल से वो बताने की ज़रूरत नहीं है, या मैं बता देता हूँ। बेंच प्रेस है या इंक्लाइन प्रेस है, माइक थोड़ा नीचे कर लूँ, तो इसको आप अगर इस तरह से करके करेंगे तो ये आपके शोल्डर जॉइंट पे भी जो है वो बड़ा अनकंफर्टेबल होगा, और आपको चेस्ट को सही तरह हिट नहीं कर पाएंगे, मतलब वो इतना अच्छा चेस्ट को स्टिमुलस नहीं देगा। तो इसका तरीका ये होता है कि आप एल्बोज़ को अंदर रख के ये यहाँ पे, ठीक है। ये माइक की वजह से मैं थोड़ा शायद बार को स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो एल्बोज़ की इसमें पोजीशन आपकी ये नहीं होनी चाहिए, इसको थोड़ा अंदर रख के लगाएं, तो वो ये यहाँ पे आपको चेस्ट का ये डेफिनेटली ये वेरिएशन ऐसा है कि जो आपके फ्रंट डेल्ट को तो हिट करेगा ही, मतलब आप उसमें से ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे मेरा फ्रंट डेल्ट बिल्कुल ही इन्वॉल्व ना हो। तो ये वेरिएशन ऐसा है, इसमें फ्रंट डेल्ट काम करेगा। इसी वजह से कुछ लोग जो जब शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं तो फ्रंट डेल्ट को हिट नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारा चेस्ट में हो जाता है। तो बेंच प्रेस में भी इसी तरह थोड़ा सा आप अंदर रख के एल्बोज़ को करेंगे तो प्रॉपरली आप चेस्ट को भी हिट कर पाएंगे, और ये शोल्डर जो डिस्कम्फर्ट है इसको भी अवॉइड कर सकेंगे। और उसके बाद जो है मेरे जहन में ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही। हाँ, बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन, जो हम बैक लैट पुल डाउन लगाते हैं, उसमें कुछ लोगों को जो है वो बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है उसको। अगर आप लाइट वेट, जैसे मेरी वो आदत है बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन, हालांकि कहीं ना कहीं मुझे भी फील होता है कि मैं वो जॉइंट की जो एक कैपेसिटी या एक जो लिमिट है रेंज की, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन वो मैं एक ज़ाहिरा एक अरसे से, या मेरी शायद स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, कई लोगों की मोबिलिटी बहुत अच्छी होती है किसी मोमेंट में, कई लोगों की कम होती है, तो मैं उसको कैरी कर लेता हूँ। तो अगर आपको वो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है तो उसको भी अवॉइड करें, वो भी आपके शोल्डर डिस्कम्फर्ट का या शोल्डर में कोई माइनर इंजरी या इस किस्म के मामलात का जो है वो बाइस बन सकता है। तो उसको आप अगर ऐड रखते हैं, हाँ, वो अपर बैक का या ट्रैप का एक अच्छा एक्सरसाइज है, तो उसको आप मुनासिब वेट के ऊपर कर सकते हैं। हाँ, ईगो लिफ्टिंग करने से और आपकी डाइट पूरी ना होने से, और आप बैड हैबिट्स जो है वो ट्रेनिंग हैबिट्स वो डेवलप कर लें अगर लॉन्ग रन में, तो ये शुरू में तो ये चीज़ें, जैसा कि मैंने बताया, जब बंदा यंग है, रिकवर जल्दी कर पा रहा है, तो ग्रोइंग एज में है, तो उस वक्त फ़ील नहीं होती। जैसे ही ये चीज़ें, ये मामलात रुकते हैं और आपकी डाइट की इतनी सपोर्ट नहीं होती, तो रिकवरी ज़ाहिरा आपकी बोन की भी, आपके मसल्स की भी, हर चीज़ की जो है वो प्रोटीन से होनी है। वो अगर प्रॉपरली नहीं होगी तो वो आप जो है ना डे बाय डे वीक फील करना शुरू कर देंगे। आपको स्पेसिफिक मोमेंट्स में जो मसले आना शुरू हो जाएंगे, हो सकता है आपके फोर आर्म्स में आना शुरू हो जाएँ, हो सकता है आपकी लो बैक में आना शुरू हो जाए। अगर आप लो बैक के हवाले से भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली डेड लिफ्ट के हवाले से, कि डेड लिफ्ट जो है वो आपने देखा होगा कि मैं बड़ा उसके मैंने ख़िलाफ़ भी एक वीडियो बनाई थी। तो मैं अगर डेड लिफ्ट करता हूँ तो मैं किस किस्म की वो अपनी रूटीन में रखता हूँ, और मैं किस डेड लिफ्ट से अवॉइड करता हूँ और क्यों अवॉइड करता हूँ, और जो है वो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डेड लिफ्ट में, या तो थोड़ा प्रो लेवल की ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, कि डेड लिफ्ट एक कॉम्प्लिकेटेड या एक मोस्ट प्रोबेबली आप कह लें कि अवॉइडेबल एक्सरसाइज क्यों है, और अगर रखनी है या मैं जो रख रहा हूँ तो वो मैं कौन सी रखता हूँ और किस वजह से रखता हूँ। तो बाकी ये चीज़ें हैं जो मैंने नोट की हैं लॉन्ग रन में इतना अरसा ट्रेनिंग के बाद अपने एक्सपीरियंस से, कि ये चीज़ें थी जो मैंने अवॉइड की। कोई शायद मिस कर दी हो मैंने, तो उसको फिर कवर कर लेंगे। और मेन पॉइंट्स वो कि आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी मूवमेंट जो है वो आप उस पर काम करें कि वो ठीक से हो रही है, क्योंकि जब आप लाइट से, एक बिगिनर आता है तो वो लाइट वेट से स्टार्ट करता है, तो तब तक तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप एक बैड हैबिट डेवलप हो गई और अब वो स्ट्रॉन्ग है और वो उस ही डायरेक्शन में वेट को, ज़्यादा वेट को पुश करेगा, तो ये चीज़ें जो है वो सामने आ सकती हैं। हाँ, प्रोटीन कितना होना चाहिए, मैंने नोट किया है कि जब मैं 150 ग्राम को क्रॉस करता हूँ 150 ग्राम पर डे प्रोटीन को, तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अगर मैं 70-80 या इससे नीचे जा रहा हूँ या 40-50 पे हूँ, और तो मैं उसी जो है वो पोटेंशियल के साथ या उसी इंटेंसिटी के साथ हिट करने की कोशिश करूँगा, तो मुझे इंजरीज़ होंगी। स्पेशली ये शोल्डर की जो है, ये एक ग्लोबली एक जो है वो बड़ा मसला है बॉडी बिल्डर्स में, कि शोल्डर की पेन जो है वो हमेशा साथ चलती रहती है। तो आई एम फुली रिकवर्ड नाउ, और मुझे अभी ऐसा कोई शोल्डर में मसला नहीं है। और मैंने इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके, मैंने आपको बताया कि मेरा जो बड़ा मसला था लास्ट ईयर, मुझे जो शोल्डर में
माइनर इंजरीज़ आई। वो बड़ा मसला ये था कि मेरी प्रोटीन इनटेक वो प्रॉपरली नहीं थी, पूरी नहीं थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।